क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में हर साल 30,000 मौतें हार्ट डिसीज से होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंशिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके फेवरेट शो डॉक्टर से पूछो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट डिसीज के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में। जी हाँ, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि 20,000 लोगों की मौत हर वर्ष सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिसीज से होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी घातक परेशानी हो सकती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पीएमसी हिंदी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका फेवरेट शो डॉक्टर से पूछो, जिसमें हम आध्यात्मिक तरीकों से हर बीमारी से निजात पाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश सफल तभी होती है जब आप उन सभी नुस्खों को अपने जीवन में उतारते हैं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमबीबीएस डॉक्टर, एक्यूपंक्चरिस्ट और एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आज बात करने जा रहे हैं हार्ट डिसीज के बारे में और हार्ट अटैक पर आज हम मेनली बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, हार्ट के बारे में आपसे समझना चाहूंगी कि जो हमारा जो हार्ट होता है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि सभी जानते हैं कि ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी में हार्ट ब्लड को सप्लाई करता है, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि हम इसको आम आदमी किस तरह से समझे कि कितना और ज्यादा इम्पोर्टेंट है हार्ट। देखिए, हमारा हार्ट जो है जी। लगातार बीट करता है 24 घंटे। हम खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तब पेट को पचाना होता है ना। लेकिन हमारे हार्ट को तो 24/7 काम करना होता है और 1 मिनट में एवरेज 70 से 80 बार धड़कना होता है एक हार्ट को। अगर हमारी ज़िंदगी में तनाव हो तो ये धड़कने की गति बढ़ जाती है, हार्ट रेट, पल्स रेट। तो 1 मिनट में अगर 70 बार धड़क रहा है तो आप समझ लीजिए 1 घंटे में कितनी बार धड़क रहा है। 70 से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4200 बार। और अगर 24 घंटे में देखेंगे तो 1,08,000, 1 लाख से भी ज्यादा दिन भर में हार्ट को काम करना पड़ता है। सोचिए हार्ट पर कितना जिम्मेदारी है, कितना उसका महत्वपूर्ण है काम करना। तो अगर प्रेशर आया, ब्लड प्रेशर जानते हैं, हाइपरटेंशन, तो हार्ट को परेशानी हो जाती है, डायरेक्ट भी हो सकती है। अगर हार्ट ठीक से काम नहीं करे तो फिर हमारे हेल्थ को और हमारी लाइफ को तो दिक्कत होगी ही। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें अभी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक से ही हो रही है और ये सोचनीय बात है। और बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात आपने बोल दी, 20,000 से नहीं 30,000 मौतें हर साल भारत देश में हो रही हैं। वैसे डेटा जो है मेंटेन करने में हम भारत देश में उतना नहीं मेंटेन कर पाते हैं डेटा। यूएस में या दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमीज में ज़्यादा बेहतर डेटा मेंटेन होता है। लेकिन जो भी डेटा हो, यह बात तो पक्की ही है कि हमें हृदय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमें वैसे तो अपने शरीर के हर एक अंग के हेल्थ की केयर करने की जरूरत है और हार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकियों को अगर केयर नहीं मिला तो हो सकता है कि आपको कुछ तकलीफ हो, आपको ईचिंग हो, स्किन का तकलीफ है, कहीं पेन हो। आप या सर ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर बाकी के ऑर्गन्स जो हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर किडनी है, अगर इन पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो इनका जो इफेक्ट है कुछ समय बाद हमें पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है। लेकिन जब अगर हम हार्ट पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका इमीडिएट हमको रिजल्ट मिल सकता है। रिलेटिवली मॉर्टेलिटी हार्ट जिससे जल्दी है, क्योंकि हार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। हार्ट से ही सब जगह खून पहुंच रहा है। तो ये जो खून पहुंचने की बात है, हार्ट एक ऑर्गन है, हार्ट काम कर रहा है, तो हार्ट ऑर्गन को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। अगर हमारा हार्ट फेल होता है, हार्ट फेल्योर, CHF बोलते हैं, क्रोनिक हार्ट फेल्योर, 2D को कराते हैं तो पता करते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, कितना हार्ट पंप कर रहा है खून। अगर CHF हार्ट फेल्योर है तो उसका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम होने लगता है, कम इफिशिएंसी है, तो पूरे शरीर में खून कब पहुंचेगा। लेकिन पूरे शरीर में चलो खून पहुंचते, हार्ट को भी अपने आप में ब्लड सप्लाई चाहिए। और हार्ट को जब
ब्लड नहीं पहुंचता है, यानी कि हार्ट के मसल्स को, हार्ट ऑर्गन को जब प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता है तब अटैक आता है। तो हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर मेडिकली दो अलग बात है। हार्ट अटैक ज़्यादा बड़ा कंसर्न है, हार्ट फेल्योर भी है, हार्ट फेल्योर भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कैंसर से भी ज़्यादा रिस्की इन द टर्म ऑफ मॉर्टेलिटी। कैंसर हुआ तो चलो इलाज कराने का समय बहुत बार होता है, हार्ट फेल्योर हुआ तो समय कम होता है इलाज कराने का, मौत जल्दी हो जाती है अगर पूरा केयर नहीं करें तो हृदय को हमें महत्व देना, उसके हार्ट, उसके हेल्थ के लिए हमें सजग होने की बहुत ज़रूरत है। हम समझें कि हार्ट क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके हेल्थ के लिए क्या क्या जीवन में महत्वपूर्ण है, भोजन का, हमारे विचारों का, हमारे लाइफस्टाइल का और हमारे स्ट्रेस का। ये सभी बातों पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन हार्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग शुरुआत करें हार्ट अटैक से शुरुआत करते हैं। तो हार्ट अटैक की जो समस्या आती है सर, पहले बोला जाता था कि 50 साल के बाद हार्ट अटैक की समस्या आती है, महिलाओं में देखने को मिलती है, पुरुषों में देखने को मिलती है, लेकिन एक उम्र के बाद। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 32 साल का व्यक्ति है, उसको भी हार्ट अटैक की समस्या आ गई है। और अभी रिसेंटली हम बॉलीवुड का एक केस देखें तो सिद्धार्थ शुक्ला जो जाने माने एक्टर हैं, और उनकी भी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तो वहां पर हमें किन चीजों का ध्यान देने की जरूरत है, किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक, तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपने जीवन में ना ब्लड प्रेशर के लिए सजग होने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट जो ब्लड पंप करता है, तो बहते हुए खून का जो लैटरल प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स पर, आर्टरीज पर, दो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन। आर्टरी हार्ट से जो ब्लड मसल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स को जाती है। आर्टरीज में जो लैटरल ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर तो सभी व्यक्ति को होता है, होना भी चाहिए, लेकिन वो जो नॉर्मल रेंज है 120/80 या 130/80 मिलीमीटर मरकरी नॉर्मल माना जाता है। वैसे इसमें भी स्टैंडर्ड जो है थोड़े थोड़े समय पर अलग अलग ओपिनियन आते रहते हैं एक्सपर्ट्स के, और इसमें भी अमेरिकन स्टैंडर्ड है और यूरोपियन स्टैंडर्ड है। हम ज़्यादा अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो ये 140/90 मिलीमीटर मरकरी से अगर ज़्यादा हो तो ये हाइपरटेंशन है और कंसर्न होने की, हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक बात हम समझें कि मेडिसिन से कंट्रोल, ये एक समझिए कि कोई बच्चा रो रहा है और आप उसे जबरदस्ती चुप करा दें, तो ये क्या चुप कराना, क्या प्रॉपर चुप कराना है? नहीं, है ना। बच्चा तो चुप हो गया, उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही है, लेकिन बच्चा तो अंदर तो रो रहा है, अंदर तो परेशान हो रहा है। तो मेडिसिन से जब हम क्योर करते हैं, जब हम बीपी को कंट्रोल करते हैं, तो ये प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। ये बात को हमें समझना होगा। जब मैं पेशेंट देखता हूँ और लोग आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब बीपी तो है लेकिन ना वो कंट्रोल में, उसके फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप, मुझे जो तकलीफ हो रही है सिर्फ आप उसका फिक्र करें, ऐसा नहीं है। टैबलेट से किया गया कंट्रोल वो टेम्पररी कंट्रोल है, वो पार्शियल कंट्रोल है। हमें पूरा कंट्रोल करना है, और वो हमें, जब हम भीतर से बदलाव अपने जीवन में लाएंगे, अपने मन के मान पर काम करेंगे, अपने लाइफस्टाइल पे काम करेंगे, अपनी एनर्जी पर काम करेंगे, तो ही हो सकता है ना। ऊपर से बदलाव लाने पर वो उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हमें हार्ट अटैक को समझने के लिए, हमें हार्ट को समझने के लिए हाइपरटेंशन को समझने की जरूरत है। और सर, एक जो इतनी कमाल की बात आपने कही, जो बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया, तो वो मुझे वाकई में कमाल का लगा, क्योंकि हम लोग दवाइयां खा लेते हैं और हमें लगता है कि अब तो सब ठीक है। हाँ। लेकिन उसकी जो जड़ है, जो समस्या वहां उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए हमें अगर दर्द हो रहा है, सर में दर्द है या बॉडी में प्रॉब्लम, बॉडी में दर्द हो रहा है, हमने पेन किलर ली, हमें लगता है कि अब तो ठीक है, अब कुछ नहीं है, लेकिन उसके कारण पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर मुझे भी लगता है कि ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कारणों को समझने की जरूरत है। हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ दवाइयों का कंट्रोल प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट हमें ये समझना होगा ना कि एलोपैथी का सिस्टम का जो हेल्थ मॉडल है
वहाँ पर बहुत सक्सेसफुल और इफेक्टिव नहीं है हम हेल्थ बजट हमारा बढ़ता जा रहा है, हॉस्पिटल बिल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है, जो हैप्पीनेस है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो वेलनेस ऑफ लाइफ है, वो तो मिस होता जा रहा है, वो तो और कम होता जा रहा है, डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो दवाओं के माध्यम से हम स्वस्थ नहीं हो सकते, हम अपने आप को स्वस्थ रहने के तरीकों को समझकर स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ रहने का तरीका मतलब कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो उठने बैठने सोने का तरीका है, हमारा चलने का तरीका है, हमारी शरीर की अंदरूनी ऊर्जा व्यवस्था है। देखिए, हमारा ये प्रोग्राम स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, हम आध्यात्मिक चिकित्सा की बात करते हैं। तो आध्यात्मिक चिकित्सा में हम ऊर्जा चिकित्सा और मन, खासकर अवचेतन मन चिकित्सा की बात करते हैं। हम अपनी एनर्जी को, नाड़ियों को, जो हमारे हार्ट ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन की नाड़ियां जो हैं, उसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकें, उसको हम डायरेक्ट स्टिमुलेशन से कैसे इफेक्ट कर सकें, हम कलर से कैसे कर सकें, हम इसको अपने माइंड को चेंज करके, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से ही बीमारी है और मन से ही स्वास्थ्य है। हमें यह बात समझनी होगी, सीखनी होगी, तब हम जाकर स्वस्थ रह सकते हैं। प्रॉब्लम होती है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ईसीजी कराते हैं, इको कराते हैं, डॉक्टर देख के जो बोल देता है हम उसको मान लेते हैं। अरे वो एक पैमाना है, असली पैमाना है आप अपने भीतर क्या फील करते हैं, अपनी बॉडी के बारे में, अपने माइंड के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी ऑफ माइंडसेट। आप जीवन में सकारात्मक रहते हैं क्या, जीवन में आप खुश रहते हैं? अगर आप खुश रहते हैं तो क्या आपको हार्ट की प्रॉब्लम या कोई और भी हेल्थ प्रॉब्लम क्या जल्दी आ सकती है? नहीं आ सकती है। अब देखिए, जो खुश रहना है ये सिर्फ सोशल स्माइल नहीं है। कितनी बार कभी कभी कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिल जाते हैं कि कोई पर्सन ऊपर से तो मुस्कुराता था, देखिए उसके जीवन में तो अंदरूनी दुख है, तो दुखों को छिपाने के लिए वो मुस्कुरा रहा है। सिर्फ मुस्कुराने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो भीतर से भी खुशी हो, हमें भीतर की खुशी पर ध्यान देना है ना। तो हम स्वास्थ्य के हर एक डायमेंशन को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम इसको फिजिकली समझने से। फिजिकली समझने के लिए हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वो कहाँ पर है? वो सेंटर ऑफ द चेस्ट में हमारे होता है, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा बाईं तरफ, है ना। हृदय की धड़कन सभी को पता है, जो हम फील करते हैं। तो हार्ट हमारा जो मुट्ठी है, उस शेप का एक रफली उसका साइज है, थोड़ा सा बाईं तरफ होता है, थोड़ा सा टिल्टेड, थोड़ा सा ये नुकीला है। और जो इसका जो टिप होता है, वहां पर हमें इसका बीटिंग महसूस होता है राइट एट्रियम में। देखिए, हार्ट में 4 चैम्बर है, तो जो राइट एट्रियम है उसका जो उसके वहां पर एक चैम्बर, 4 चैम्बर में आपस में जो दरवाजे हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, इन दोनों में आपस में दरवाजे होते हैं। और एट्रियम जब ऑर्टा में ब्लड भेजता है हमारे अपर बॉडी को, हमारी पूरी बॉडी को, तो वहां पर जो वॉल्व खुलता है, बंद होता है, वही आवाज स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुनता है, लब और डब, S1 और S2। तो वो हम टिप ऑफ द हार्ट पर है। अपने हार्ट को हम बहुत बार हम प्रणाम करने के लिए दिल से धन्यवाद या दिल से प्रणाम, तब हम हृदय पर हाथ रखते हैं, है ना। तो हार्ट जो है हमारा, हमें वो लोकेशन पता है, तो लोकेशन पता होने से हम फिजिकल उसकी हीलिंग पर काम कर सकते हैं। जब टच हीलिंग की बात आती है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा, तो हमें अपने हार्ट का लोकेशन थोड़ा पता हो। सेंटर, चेस्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट, थोड़ा सा बाईं तरफ। हमारा हार्ट जो है उसका साइज, एक रोग होता है कार्डियोमायोपैथी, उसमें हार्ट का जो मसल है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो वैसे तो कहते हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए,
लेकिन उसका साइज, फिजिकल साइज बड़ा हो तो वो रोग है ना। कार्डियोमायोपैथी जीवन में नहीं आए, खैर वो एक अलग बीमारी है। ज्यादा कंसर्न हम कोरोनरी ब्लॉकेज, हार्ट के ब्लॉकेज से होते हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इसके क्योर पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले आपसे समझना चाहूँगी इसके कारणों के बारे में कि कई बार कहा जाता है कि ये हार्ट डिसीज़ जो है ये आनुवांशिक हो सकती हैं, जेनेटिक हो सकती हैं। क्या ऐसा होता है? मतलब हार्ट डिसीज़ का इससे जेनेटिक से कोई कनेक्शन हो सकता है? मेडिकली माना जाता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। वैसे ये उतनी प्रोमिनेंट बात नहीं है, क्योंकि नॉन जेनेटिक, नॉन हेरिडिटरी कंडीशन में भी तो हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन है। और हर एक जेनेटिक कंडीशन में हमें इपिजेनेटिक्स को समझने की ज़रूरत है। अगर हम इपिजेनेटिक्स के साइंस को समझ लेते हैं कि जीन को हम इन्वायरमेंट को बदलकर, जीन जो है वो डीएनए है और डीएनए क्रोमोसोम पर होते हैं और क्रोमोसोम हमारे सेल के न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस में वहाँ पर जो लिक्विड मटेरियल है, न्यूक्लियर फ्लूइड, सेलुलर फ्लूइड उसके अंदर होता है। अब उसको जैसा सिग्नल जाएगा, जैसे प्रोटीन उसके पास जाएंगे, स्ट्रेस का सिग्नल जाए तो वो अलग ढंग से काम करता है, अगर रिलैक्सेशन का सिग्नल जाए तो जीन अलग ढंग से काम करता है। तो जीन जो है वो सिग्नल मिलने पर प्रोटीन बनाता है। तो अगर हम रिलैक्स रहते हैं, अगर हम अपने मन को शांत और सकारात्मक रखते हैं, तो हम इपिजेनेटिक चेंजेस अपने डिजीज काउजिंग जीन्स में भी कर सकते हैं। जेनेटिक या हेरिडिटरी डिजीज में हम जीन्स के फिनोटाइप्स को, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप है जीन का स्ट्रक्चर, जीन का स्ट्रक्चर को बदले बिना हम जीन के फिनोटाइप को, जीन के प्रभाव को बदल सकते हैं बाय चेंजिंग द एनवायरमेंटल सिग्नल, बाय चेंजिंग द माइंड। मन को हमें सकारात्मक बनाने की जरूरत है, और इस दिशा में एपिजेनेटिक्स पर कई सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ उनकी पुस्तक है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने इस पर बहुत एजुकेट किया है और कर रहे हैं। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ एक हाईली रिकमेंडेड बुक है मेरी तरफ से। पीएमसी हिंदी पर यूट्यूब चैनल पे स्वाध्याय भी उपलब्ध है, वो भी आप सुन सकते हैं। आप अमेजोन से किताब मंगा के पढ़ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी जेनेटिक डिजीज है या हेरिडिटरी डिजीज है तो आपको ये बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पुस्तक पढ़नी चाहिए। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के द्वारा बताए गए इपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट्स को समझकर जीवन में उतारना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, ये जो आपने क्लियर किया। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ये जो हार्ट डिसीज़ होती हैं, जो कई बार कहा जाता है कि ये जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स की वजह से ऐसा होता है, लेकिन हम जब बात करते हैं, जब बात की जाती है आध्यात्म में, तो हम कभी भी इस चीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आध्यात्म में, स्पिरिचुअल साइंस में हर बीमारी का इलाज संभव है। क्योंकि मेडिकल साइंस में कई बार कहा जाता है कि जो जेनेटिक डिसीज़ है उनका क्योर नहीं हो सकता, लेकिन आप मत घबराइए। अगर आपसे भी किन्हीं डॉक्टर के द्वारा ऐसा कहा गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है पीएमसी हिंदी चैनल, जहां पर आपके हर समस्या का समाधान मिलेगा। आपको देखना है डॉक्टर से पूछो जी। तो आज हम इसी चर्चा पर यहाँ पर उपलब्ध हैं और यही चर्चा कर रहे हैं कि हार्ट डिसीज, जिससे दुनिया में, विश्व भर में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, इसको काबू में कैसे लाया जाए, और इसकी यदि आपको प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उसका क्योर आध्यात्मिक ढंग से कैसे किया जाए। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि मेडिसिन से हर समस्या का इलाज नहीं हो पाता। समस्या को दबाया जरूर जा सकता है, लेकिन उसका पूर्णतः इलाज संभव नहीं है। तो चलिए करते हैं आज की चर्चा को और ज्यादा आगे लेकर जाते हैं, शुरू करते हैं। तो सर, जैसे जेनेटिक्स के बारे में आपने बताया, तो इससे पहले आपने स्ट्रेस के बारे में भी बताया। तो आपसे एक और जो कॉमन फैक्टर कहा जाता है, मोटापा, तो मोटापे के कारण भी लोगों में हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? मोटापे के कारण कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? देखिए, जो मोटापा होता है, मोटापे में क्या है, हमारे बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन है। फैट, मोटापा फैट से ही होता है ना। तो ये फैट हमारे ब्लड वेसल्स में भी जमा होता है, और ब्लड वेसल्स में जब जमा होगा तो ब्लड के फ्लो को वो डिस्टर्ब करेगा।
ब्लड के को फ्लो करने के लिए जो जो एक ब्लड वेसल्स है उसकी जो गर्थ है, उसकी जो मोटाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और यही अगर हार्ट के और फिजिकल ऑर्गन में, हार्ट मसल्स में जो ब्लड वेसल्स है, अगर उसमें अगर ये फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट अगर जमा हो जाता है तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है। फैट से ही मोटापा है और फैट ही ब्लड वेसल्स में जमा होने से उसके बहने का रास्ता बंद हो रहा है। मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज में, हार्ट अटैक में। हर एक व्यक्ति को कंसर्न होना चाहिए कि अपने वेट को नॉर्मल रेंज में रखें। आपका बॉडी वेट जितना होना चाहिए आपकी हाइट के अनुसार से ज़्यादा है तो आपको डिजीज होने की, हर डिजीज होने की ज़्यादा संभावना है। कोई रोग ना अचानक से नहीं आता। पहले मोटापा भी अपने आप में एक रोग है जिसके लिए हम अभी ज़्यादा कंसर्न नहीं हो रहे। मोटापे को भी रोग की तरह देखें, अपने शरीर में मोटापा ना होने दें। सर, और इसके साथ ही कहा जाता है कि नशा, जो अल्कोहल लोग कंज्यूम करते हैं, तो उससे भी ये समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। तो इस पर थोड़ा सा व्याख्यान दीजिए। देखिए, अल्कोहल क्या है, एनर्जी मेडिसिन में, यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी मेडिसिन को मुझे सहारा लेना पड़ेगा कि एनर्जी मेडिसिन में, टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसमें ऑर्गन्स में एनर्जी फ्लो का ना एक पैटर्न है। जो हार्ट है, हार्ट में एनर्जी लीवर से आती है। अब ये मेन स्ट्रीम मेडिकल में ये मैकेनिज्म बहुत क्लियर नहीं है। तो अगर लीवर हमारा इफेक्टेड होता है, वीक होता है, तो फिर हमारा हार्ट भी वीक हो जाएगा। तो जब हम एनर्जी मेडिसिन में जब हम इलाज करते हैं, अभी हम एक्यूप्रेशर पॉइंट समझेंगे, तो हार्ट के को अगर हमें ठीक करना है तो हार्ट के एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के साथ साथ अगर हम एक्स्ट्रा मेजर लेते हुए लीवर के भी एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। तो हार्ट में एनर्जी लीवर में जाती है। लीवर को हार्ट का मदर कहा जाता है। ये एनर्जी मेडिसिन की खोज है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में ना 5 मुख्य ऑर्गन है: लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लंग और किडनी। इन 5 में सर्कुलर एनर्जी घूमती रहती है। हमारी बॉडी में एक सर्कुलर एनर्जी घूमने का पैटर्न है और एक वर्टिकल चक्रों में एनर्जी को घूमने का पैटर्न है। तो हम चाहते हैं कि हार्ट हमारा हेल्दी रहे तो हमें लीवर को भी हेल्दी रखना पड़ेगा। अगर लीवर बीमार होगा तो हार्ट भी ठीक नहीं रह सकता। और लीवर, अल्कोहल पीने से फैटी लीवर होता है, हेपेटाइटिस होती है, यह बात तो सबको पता है, बच्चा बच्चा भी जानता है ना। अल्कोहल का इफेक्ट पहले हमारा लीवर पे होता है और फिर बाकी ऑर्गन पे भी होगा। क्योंकि सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, सब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं जब एक ऑर्गन को कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरा ऑर्गन इफेक्ट होगा ही होगा। तो इसके लिए हमें अपने पूरी बॉडी पर ध्यान देने की जरूरत है, अगर हमें अपने हार्ट को या फिर लिवर को, किसी भी ऑर्गन को स्वस्थ रखना है तो। सर, तो इसी के साथ अभी आपसे बात करना चाहूंगी एक और जो टॉपिक है, सब टॉपिक कह सकते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का कितना असर पड़ता है हार्ट पर? स्ट्रेस का असर तो बहुत है ना। हमारे हर रोग में स्ट्रेस ही कारण है, बेसिक कारण। धीरे धीरे अब ज्यादा मेडिकल साइंस इस बात को समझ रही है ना। लाइफस्टाइल मेडिसिन के बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। 2004 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन बना है। भारत देश में भी इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है। लाइफस्टाइल मेडिसिन में यह कंसेप्ट है, हर रोग मन से स्टार्ट होता है। अगर हम मन के स्ट्रेस को खत्म कर देंगे तो स्वस्थ रहना बहुत ईजी है। तो स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो कंपलसरी है। स्ट्रेस तनाव से ही, और हम इसको ऐसे भी देखें, प्रेशर, अगर कहते हैं ना कि लाइफ में यार बहुत प्रेशर है, तो ये जो माइंड में जो प्रेशर है यही आपके ब्लड प्रेशर भी बनेगा। मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी सबके पास ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन बढ़ेगा तो हार्ट की डिजीज भी आएगी। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ट की ही तो एक तरह से एक्सटेंशन है। हार्ट से ऑल्टा है,
हमारा सबसे बड़ा ब्लड वेसल्स, ब्लड सबसे बड़ी आर्टरी, फिर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई जो होता है वो आर्टरी है, तो आर्टरी हार्ट का ही एक्सटेंशन है। तो हमें अपने लाइफ में प्रेशर नहीं आने देना है, इस बात को समझे। जिंदगी हम अपनी ऐसी जिए कि जीवन में तनाव ना हो। तनाव है तो फिर हार्ट डिजीज आएगी। आप ऐसा काम ना करें जिससे तनाव होता है, और उन कामों को करें जिसको आप एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ हमें अपने जीवन में ध्यान को अपनाना चाहिए, जिससे कि आप तनाव को बेहतर हैंडल कर सकें। लाइफ में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, छोटी छोटी बातों से डिसअपॉइंट हो जाना। जीवन एक प्रवाह है, फ्लो। हम फ्लो को एक्सेप्ट करें। हर चीज हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होता है, उसकी मर्जी, भगवान की मर्जी के अनुसार भी कुछ हो रहा है, वो स्वीकार करें ना। अगर हमारे फेवर में कोई चीजें नहीं होती है तो उदास हो जाते हैं। कहीं पर ट्रैफिक ज्यादा मिल गया, हम उससे उदास हो जाते हैं, आज घर जाने में ज्यादा देर लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करें। स्ट्रेस जीवन में मत आने दें। स्ट्रेस आएगा तो रोग आएगा, हार्ट अटैक आएगा। और सर, उसी को रोकने के लिए आज हम इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं और आपसे जान रहे हैं कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं, कैसे उपचार कर सकते हैं। सर, आगामी अभी 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे भी है, तो उसके लिए मैं आपसे मैसेज जानना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए, लेकिन वो शो के लास्ट में जानना चाहूंगी, जिससे कि वो एक टिप आपसे लेना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे, ये जो हार्ट डिसीज होती है, इनका साइकोसोमेटिक रीजन क्या है, इस पर मानसिक तौर पर हम कैसे समझे? वाह, बहुत तो वो आपसे समझना चाहूंगी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। साइकोसोमेटिक रीजन, साइको मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी। हमारे बॉडी में, हमारी फिजिकल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कुछ भी हो रहा है तो मन का कारण होता है ना। तो हार्ट क्या होता है, हम बोलते हैं जब हम खुश होते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया, है नहीं, बहुत खुशी को हम बोलते हैं। तो हार्ट का इमोशन है खुश होना, जॉय। जब हम अपने जीवन में खुश नहीं होते हैं तो ये हमारा साइकोसोमेटिक रीजन है हार्ट डिजीज का, हार्ट अटैक का। जिंदगी में हमें खुश रहना सीखना है। हम अपना एवेल्युएशन किया करें फ्रिक्वेंटली, क्या मैं अपनी लाइफ में खुश हूं। हम जैसे अपना वेट मेजर करते हैं, कुछ लोग वेट मेजर करते हैं क्या मेरा वेट ठीक है, तो वैसे ही हमें अपना मन को मेजर करना चाहिए, क्या मैं खुश हूं, क्या मेरी लाइफ में स्ट्रेस तो नहीं है। डिस्ट्रेस ज्यादा तो नहीं है। स्ट्रेस को भी क्लासिफाई किया जाता है, मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। डिस्ट्रेस मीन उसमें एक है गड़बड़ वाला, मेरी लाइफ में डिस्ट्रेस तो नहीं है। अगर मैं खुश नहीं हूं या मेरी लाइफ में स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है, तो क्या करें, क्या इसका कोई समाधान है कि नहीं है। और समाधान तो हर चीज का होता है। हर ताले की चाबी होती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका प्राकृतिक और आध्यात्मिक उपचार नहीं है। हमें सीखने की और समझने की और जीवन में उतारने की जरूरत है। अपने स्ट्रेस को कम करें, और रिसर्च भी इसमें बहुत सामने आ रहा है। 2000 में एक रिसर्च हुआ है, इंडेक्स्ड मेडिकल जर्नल में पब्लिश रिसर्च की बात कर रहा हूं। मेडिटेशन में रिड्यूस हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ध्यान से हार्ट अटैक कम होता है, ये बात सामने आ रही है। अब मेडिकल साइंस भी पहचान रहा है ध्यान के महत्व को। सर, आपने बोला ध्यान से स्ट्रेस कम होता है। जो हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं, जो या फिर जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, उनको हम कैसे समझाएं कि ध्यान से स्ट्रेस कैसे कम होता है? इस पर थोड़ा सा व्याख्यान दीजिए। जी, देखिए, जब स्ट्रेस होता है तो क्या है, हम हमारा माइंड ज्यादा सोचता है ना। स्ट्रेस मीन्स ओवर थिंकिंग। लाइफ में थिंकिंग हमें थोड़ी बहुत तो चाहिए। कोई भी काम करना है, प्लानिंग करनी है, कहीं आना है, जाना है, जब जरूरत से ज्यादा हम सोचते हैं तो वो ओवर थिंकिंग स्ट्रेस होती है। ध्यान से
ध्यान की वैसे बहुत सारी विधियां हैं, इस यहाँ पर हम आनापानसति ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनाते हैं। अपनी प्राकृतिक स्वाभाविक सहज सांसों के साथ आंख बंद करके ध्यान में बैठना। सर, आनापानसति का मतलब भी प्लीज बता दीजिए, जो व्यूअर्स हमारे अभी अभी जुड़े हैं जिन्हें नहीं पता। आना मीन्स अंदर जाने वाली सांस, अपाना मतलब बाहर आने वाली सांस, अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली, और इन सांसों के बीच में जो अंतराल है, जो स्पेस एलिमेंट है, सांसों पर और अंतराल यानी कि बाह्य कुंभक पर सजग हो जाना, उस पर ध्यान लगाना, उस पर उसको देखते देखते महसूस करते करते अपने मन को शून्य करने लगना। ध्यानम निर्विषयम मनः, सांख्य में ध्यान का डिफिनेशन ये बताया गया है, मन को निर्विषय कर लें, विचारों से मुक्त कर लें, वो ध्यान है। और उसके लिए हम सांसों पर, अंदर आती और बाहर जाती सांसों पर आनापानसति ध्यान करते हैं। इस पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बुक बताना चाहूंगा। डॉक्टर डीन ऑर्निस, यूएसए में कैलिफोर्निया में ये मेडिसिन का प्रोफेसर है, यूसीएसएफ। पिछले 40 सालों से अलग अलग रिसर्च के द्वारा इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है कि आप मेडिटेशन से, शाकाहार से, योगिक लाइफस्टाइल मूवमेंट करने से, जीवन में प्यार से रहने से हम हार्ट डिजीज को, हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं। इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड, रिवर्सल इज पॉसिबल। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ ध्यान से तो चलो, हाँ अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ ही बने रहेंगे। साइंस में पहले इन बातों को मानते थे, लेकिन जब ज्यादा रिसर्च हो रहे हैं तो यह बात भी सामने आ रही है कि मेडिटेशन एंड मेडिटेशन बेस्ड लाइफस्टाइल हमें पूरी तरह से भी ठीक कर सकता है। यह किताब अमेरिका की है, अमेरिका में ज्यादा रिसर्च होते हैं, इसलिए भारत में भी कुछ रिसर्च हो रहे हैं। ध्यान से, स्ट्रेस को कम करने से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो सर, मैं अब आपसे समझना चाहूंगी, आपने बताया, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया कि हम ध्यान से किस तरह से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और हार्ट डिसीज हर डिसीज को होने से, हमारे जीवन में आने से, हमारे शरीर में आने से रोक सकते हैं। लेकिन आपसे अब ये समझना चाहूंगी, अभी हमने इसके रीजंस पर, कारणों पर बात कर ली, तो आप जानना चाहूंगी कि इससे उपचार अगर हो जाता है तो उपचार कैसे करें? पहले हम लक्षण को समझ लेते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। जी। हार्ट अटैक के, वैसे तो दुनिया में ये बात जानते हैं कि हार्ट अटैक मतलब हार्ट में पेन होना, है ना। अचानक से चेस्ट में पेन उठा, हम सीरियल में, मूवी में बहुत दिखाते हैं कि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करना हो मूवी में, तो बंदा हृदय पर, हार्ट पे हाथ रखता है और दर्द से चिल्लाता है और गिर के बेहोश हो जाता है। नहीं, तो इतना तो हम जानते हैं। हम थोड़ा स्पेसिफिक समझ लेते हैं कि ये जो हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो चेस्ट रीजन में होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, हमारा जो स्टमक है उसके ऊपर के रीजन में। और इसकी जो नाड़ी, अब यहाँ पे एनर्जी मेडिसिन का कंसेप्ट थोड़ा सा आ रहा है। मेडिकल साइंस इस बात को पूरी तरह प्रॉपर नहीं समझ पाता है कि ये पेन बाएं तरफ क्यों रेडिएट होता है। हार्ट की नाड़ी जो है वो मुख्य रूप से बाएं तरफ आती है, वैसे दाहिनी तरफ हाथ में भी हार्ट की नाड़ी है। तो ये पेन जो है वो हमारे बाएं हाथ में, खासकर छोटी उंगली वाली लाइन में, ये रेडिएट होता है। तो वैसा दर्द जो लग रहा है कि इधर भी जा रहा है। और हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो अचानक से होता है, और अचानक से होने की वजह से बहुत बार पसीने आ जाते हैं, है ना, और कितनी बार व्यक्ति बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है। तो ये तो है एक्यूट हार्ट अटैक के, जिसको हम एंजाइना भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, एंजाइना के लक्षण। एंजाइना के अलावा एक होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो हार्ट के जो मसल्स हैं, इंफार्क्शन मतलब जो वहाँ के टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाना, वो मरने लग जाए, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन ज्यादा डेंजरस होता है। हार्ट अटैक के अलावा हार्ट फेलियर के सिम्टम भी हम थोड़ा जाने। अगर हमारा हार्ट कम काम कर रहा हो, हार्ट जितना ब्लड पंप करना हो उतना नहीं कर रहा हो, तो हमारे फीट में एडिमा
स्वेलिंग हो सकती है। फीट एडिमा का वैसे कारण किडनी भी होती है, किडनी के इन्वॉल्वमेंट से भी होता है। एनर्जी लेवल पे हार्ट मेरिडियन और किडनी मेरिडियन कनेक्टेड है। दोनों के लिए चाइनीज भाषा में एक ही शब्द है शाओ इन। एनर्जी मेडिसिन का जो डेवलपमेंट है वो चाइना में अधिक हुआ है। किडनी के इन्वॉल्वमेंट से भी फीट में स्वेलिंग आ सकती है और हार्ट के इन्वॉल्वमेंट से भी फीट में स्वेलिंग आ सकती है। इसके अलावा जनरल है कि वीकनेस, फटीग, यह भी हार्ट के इन्वॉल्व होने के लक्षण को बताता है। और मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक हार्ट के ब्लॉकेज का अर्ली साइन है। अपने शरीर में हम अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहे, अलर्ट रहे। कुछ होता है तो ब्लड प्रेशर नपवाएं। ब्लड प्रेशर ज्यादा होना एक इंडिकेटर है, और ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा रहता है, हाइपरटेंशन अगर आपको कभी डिटेक्ट हुआ, तो आपके घर में बीपी की मशीन होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए ताकि आप रेगुलर बेसिस पर अपना बीपी मेजर कर सके। आप हॉस्पिटल जाएंगे, मेजर करवाएंगे, कितनी फ्रिक्वेंटली आप जाएंगे। हर एक, अगर कभी भी आपका बीपी ज्यादा हो जाता है किसी पर्सन का, तो उसको अपना बीपी रेगुलर लेवल पे हफ्ते में 1 बार या 2 बार नापना चाहिए और उसको लिख के रखना चाहिए। क्योंकि कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े किसी कारण से, तो आपको ये जो बीपी का चार्ट है वो लेके जाएंगे, दिखाएंगे, तो इससे आपके हेल्थ को समझने में काफी आसानी हो जाती है ना। बीपी चार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर सबसे अर्ली इंडिकेटर है हमारे हार्ट के हेल्थ का। जो ब्लड का प्रेशर है 120/80 मिलीमीटर से लेके 130 to 80 और यहां तक कि 90 भी, ये एक नॉर्मल रेंज। फिजियोलॉजी में रेंज होता है 120 to 130, ऊपर का रेंज 140 तक भी कितनी बार लिया जाता है, और नीचे 80 to 90। अगर नीचे वाला 90 से ज्यादा हो या ऊपर वाला 140 से ज्यादा हो, फिर आपको पूरी तरह से सिंसियर हो जाने की, अलर्ट रहने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर के अलावा जो दूसरा इजी वे में हमें अपने हार्ट के हेल्थ को समझ सकते हैं वो है पल्स रेट। यह कंसेप्ट एनर्जी मेडिसिन में ज्यादा है, एलोपैथी में इसको उतना नहीं समझा जाता है महत्वपूर्ण। हमारा नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है पता है निशिका जी आपको? हमारा नॉर्मल पल्स रेट जी 72 को माना जाता है कि वो 72 ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये रेंज है 70 to 80 का, 72 भी सही जवाब है। तो हम अपना पल्स रेट चेक करें। अगर हमारा पल्स रेट नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में, जब हम आराम से 2 मिनट कहीं भी बैठे हैं, उसके बाद अपना पल्स रेट चेक करने के बाद अगर 70 से 80 के बीच में आता है, इसका मतलब है कि हार्ट ठीक धड़कने वाला जो उसका रेट है वो ठीक है। अगर 80 से ज्यादा है तो 80 से ज्यादा क्यों है? जरूर हो ना हो, उस पर लोड पड़ रहा है, हार्ट पे लोड पड़ रहा है। अब लोड क्यों पड़ रहा है? हो सकता है आपकी बॉडी में फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, है ना। अगर शरीर में मोटापा है तो कंसर्न होने की जरूरत है, नहीं तो अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं। वैसे कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अब डिबेट हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का कितना रोल है, लेकिन अगर फिर भी मेडिकल में चीजें, नई चीजें आती हैं तो बहुत बार हमारा समझने का तरीका बदलता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल को अगर हम नॉर्मल रेंज में रखें तो अच्छी बात है ना। पल्स रेट हमारा ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है? उसका एक कारण है हमारी बॉडी में फैट जमा होना ना, मोटापे का फैट, या हमारे ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस, ट्रांससैचुरेटेड फैट ब्लड वेसल्स में जमा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, और ये प्रेशर आया, बढ़ा, अगर ज्यादा उसको हार्ट को बीट करना पड़ रहा है, तो एक कारण आपके माइंड पे प्रेशर भी हो सकता है, स्ट्रेस। तो अगर ज्यादा पल्स रेट है तो सोचिए 1 मिनट में 70 बार धड़कना चाहिए या 75 बार धड़कना चाहिए। अगर वो 85 बार या 95 बार धड़क रहा है तो 1 मिनट में ही उसको 10 एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, और ऐसा 1 घंटे 24 घंटे तो हार्ट काम कर रहा है ना। आप अपने ऑफिस में कोई काम करते हैं, कोई भी काम अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ जाए, आप
अपने सीनियर से, अपने बॉस से कंफर्टेबल नहीं रहते कि आज मुझको ज़्यादा काम दे दिया। नहीं, आपने अपने हार्ट को ज़्यादा काम दे रखा है। अगर पल्स रेट अगर आपका ज़्यादा है तो सोचिए 24 घंटे वो कैसे करता होगा, कैसे मैनेज करेगा। उस पर लोड आएगा तो प्रॉब्लम तो होगी, फेल तो वो होगा, हार्ट अटैक तो आएगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है, नॉर्मल रेंज को हम समझें, अपनी बॉडी के फिजियोलॉजी को, और उसको नॉर्मल रेंज में रखें। पल्स रेट, अभी कोरोना के टाइम में पल्स ऑक्सीमीटर बहुत पॉपुलर हो गया, घर घर में पल्स ऑक्सीमीटर पहुंच गया। अपना पल्स रेट रेस्टिंग कंडीशन में, कभी भी आप थोड़ा चल कर आए हैं या बातचीत कर रहे हैं तो नहीं, 2 मिनट आराम से सुस्ताने के बाद, आंख बंद करके रिलैक्स करने के बाद अपना पल्स रेट चेक करें। अगर 70 से 80 के बीच में है, बहुत अच्छी बात। एक इंडिकेटर, देखिए ये एब्सोल्यूट इंडिकेटर नहीं है, जो प्रॉपर इंडिकेटर है वो तो हॉस्पिटल में ईसीजी कराते हैं या फिर 2D इको होता है, लेकिन जो आप सर्वसुलभ है, आप आसानी से अपना कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक नॉर्मल रेंज है तो हाँ, फिर बाकी भी नॉर्मल रहने की संभावना है। तो पल्स रेट 70 to 80 हम मेजर करें और उसको मेंटेन करें। बीपी भी बहुत घरों में होता है, ब्लड प्रेशर अपना मेजर कर लीजिए, करते रहिए। कभी जाते हैं हॉस्पिटल किसी भी कारण से तो अपना भी चेक कर लीजिए कि हाँ, जानने के लिए नॉर्मल है ही ना, क्योंकि हाइपरटेंशन, बीपी भी एक साइलेंट किलर है। दुनिया में जब हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है हॉस्पिटल में किसी कारण से, तो 50% लोगों को पता नहीं होता कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रेस से, टेंशन से लाइफ वो बस जी रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। कुछ ना कुछ लक्षण तो आएगा, आपको थकान जल्दी लगेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर। पल्स रेट को नॉर्मल रखें, बीपी को 120 to 130 और 80 to 90, ऊपर का 120 to 130 सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, और डायस्टोलिक नीचे वाला 80 to 90। अगर हम इस नॉर्मल रेंज में उसको मेंटेन करें तो बहुत हद तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन और ऑक्सीमीटर तो घर घर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अब वक्त है ध्यान के घर घर तक पहुँचने का और सत्य का दर्शन घर घर में होने का। बिल्कुल। उसके लिए हम पीएमसी हिंदी पर डॉक्टर से पूछो शो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। और आज अभी हम हार्ट के डिसीज पर, हार्ट की प्रॉब्लम्स पर और मेनली हार्ट अटैक पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी चर्चा में सर अब आपसे समझना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि इसके लक्षणों के बारे में आपने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं, उपचार के बारे में आपसे समझते हैं कि उपचार किस तरह से करना है। जी देखिए, हमारी हार्ट की जो नाड़ी है वो हमारी छोटी उंगली में आती है। तो अगर हम अपनी छोटी उंगली के टिप्स का मसाज करते हैं, इसको विगोरसली जोर से स्टिमुलेट करते हैं, अगर कभी किसी को हार्ट अटैक का आपको रिस्क लगा हो तो आपको ना इसे जोर से ट्विस्ट करना है। टिप्स को जितना जोर से दबा सकते हैं, आप उस समय कोई ममता ना दिखाएं, तो थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन इसी कारण से हार्ट मेडियन स्टिमुलेट होगा। हाथ से मोड़ सकते हैं या दांत से काट सकते हैं, जोर से काट लेना है। अगर सुई हो, नुकीली चीज हो, आलपिन है या निडल है या शुगर नापने की मशीन है, तो आप एक प्रिक करके एक बूंद खून निकाल लें, तो इससे हार्ट में एक्टिव हो जाती है। उसके बाद आप इसको दबा सकते हैं जोर जोर से। फिर ST4 से ST7, यहाँ पर 4 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। इनका मसाज हम अंदर से बाहर की तरफ करना है, अंदर से बाहर 4 to 7 की तरफ करना है, क्योंकि जो ये नंबर दिए गए हैं ये एनर्जी इसी दिशा में फ्लो करती है, तभी उसका नंबर वैसा दिया गया है। सिंपल समझ लीजिए कि कोई 4th क्लास का बच्चा ही 7वीं क्लास में जाएगा, तो 4 to 7 की तरफ मसाज करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ST9 है, उस पर पहले काम करना है, फिर 4 to 7 की तरफ हमें मसाज करना है और जोर जोर से मसाज करना है। हम 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, 5 मिनट तक करते रहें। 2 व्यक्ति को, अलग अलग व्यक्ति को लगा दें, एक व्यक्ति पहले कर ले थोड़ा देर, फिर दूसरा व्यक्ति कर ले। तो ये बाएं हाथ में ज़्यादा करना है, दाहिने हाथ में भी साथ में थोड़ा सा कर सकते हैं। ST9, ST4 to 7 मसाज करने के अलावा विश्वरूप राय चौधरी एक रिकमेंड करते हैं कि लाल मिर्च अगर कोई व्यक्ति उस समय चबा ले तो उसको चबाने से जो उसका जो तीखापन है, जो तीता है, उससे हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है इतना तेज आ जाएगा,
मिर्ची लगेगी, तो उससे हमारा हार्ट को एक स्टिमुलस मिल जाता है। अब ये बात कितनी मेडिकली वेरीफाइड है, इस पे इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में, लाल मिर्च खा लेने में क्या नुकसान है। ST9 को स्टिमुलेट करने के बाद, ST4 और 7 को स्टिमुलेट करने के बाद रेगुलर बेसिस पर हम 4, 5, 6, 7 इस पर हम लाल रंग की कलर थेरेपी का प्रयोग करें। जो कलर थेरेपी है वो 6 घंटे के लिए होती है दिन में। हम रोज अपने ST4, 5, 6, 7 पे लाल रंग लगाएंगे। हम स्टेशनरी स्टोर से व्हाइट बोर्ड मार्कर ला के लगा सकते हैं, या बहुत सारी महिलाएं आलता लगाती हैं, मेहुर, तो वो लगाकर कर सकते हैं। दोनों हाथ में लगाना है, लेकिन ज़्यादा जरूरी है बाईं तरफ का, लेफ्ट साइड। तो इससे भी हमारा हार्ट मेरिडियन जो है वो एक्टिव होगा और हार्ट अटैक से हम अपने आप को बचाए रखेंगे। जिंदगी में दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर कभी हार्ट अटैक अगर आपको नहीं हुआ है तो हार्ट अटैक आएगा भी नहीं। एनर्जी मेडिसिन में और हम पॉइंट एक समझें, हम अपनी बॉडी में आगे और पीछे हार्ट का फ्रंट मुंह और बैकसू पॉइंट पर काम कर सकते हैं। अगर व्यक्ति का वजन ज्यादा है तब तो बैकसू पर काम करना है, अगर वजन नॉर्मल है तो पीछे काम करना, तो आगे काम करना है। पीछे का जो पॉइंट है UB14 और UB15 है। UB14 टेक्निकली पेरिकार्डियम का फ्रंट सू पॉइंट है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप 2 पॉइंट समझ लीजिए। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका आप फोटो देख समझ ले। UB14, UB15, ये फोटो फिर से दिखा दीजिए। UB14, UB15 ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये गौर कीजिएगा कि हमारी जो सेंट्रल में जो स्पाइन है उसके ये दोनों तरफ है, लेफ्ट और राइट दोनों में है। तो ये फोटो यहाँ पर राइट साइड में दिखाया गया है, लेकिन ये हमें लेफ्ट साइड में करना है, हार्ट के पीछे। वैसे लेफ्ट साइड करने के बाद हम राइट साइड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप थपकी दे सकते हैं अपने हाथ के साइड वाले हिस्से से, या गोल से आप वहां पर मसाज कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं जोर जोर से, अगर वजन ज्यादा है तो। अगर वजन कम है या नॉर्मल है तो आगे की तरफ जो हमारा ये चेस्ट बोन होता है, इस चेस्ट बोन का जो सेंटर है, यहाँ पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है रेंज 17, निपल्स के बीच में आएगा, मेल और फीमेल दोनों में। तो यहाँ इस पॉइंट को स्टिमुलेट विगोरसली करना है, जोर जोर से करना है, इतना जोर से करना है कि पेशेंट को थोड़ा सा दर्द हो, क्योंकि दर्द होने से ना दर्द होता है, उसमें दर्द की परवाह नहीं करनी है। उस समय हमें ये हमारा ये फोकस है कि वो एक्टिव हो जाए, नाड़ियां जो है एक्टिव हो जाए। और इनफैक्ट अभी बहुत रिसेंटली, अंशिका जी मैं बताऊंगा, मेरे पेशेंट मेरे क्लिनिक पे परसों की बात है, एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हुए उसका बीपी बहुत लो हो गया, और ऐसा हो गया कि उसके पल्स से, हाथ में पल्स जो है बहुत फीबल हो गई। तो इनफैक्ट मेरे साथ जो डॉक्टर थी दूसरी, वो तो घबरा गई कि कहीं कोई ये कुछ मिसहैप ना हो जाए। लेकिन थैंकफुली गॉड हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट किया और वो थोड़े समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद वो रिकवर कर गई। बीच में कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट के लिए वो बिल्कुल आंख खोलना, बोलना बिल्कुल बंद हो गया था। तो ऐसा मैंने नोटिस किया है कि जब हम नाड़ियों पर ठीक से काम करते हैं ना, तो इमरजेंसी कंडीशन में भी ये बॉडी की एनर्जी को नॉर्मल कर देता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हाँ, कौन सी नाड़ियों पे काम करना है। हमें हाथ की छोटी उंगली पर काम करना है, हमें कलाई पर काम करना है, हमें फ्रंट सू पॉइंट रेंज 17 पे काम करना है, और हमें बैक सू पॉइंट UB14, UB15 पे काम करना है। यह एक्यूट कंडीशन में बात है। क्रोनिक कंडीशन में, यानी कि हमें उसको लाइफस्टाइल मेजर के रूप में, हम ST47 को रेगुलर मसाज कर सकते हैं। अपने वेट को हमें कम रखना है, नॉर्मल रखना है, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। लाइफस्टाइल मेडिसिन में कहा जाता है 10,000 स्टेप्स हमें चलने की जरूरत है। अगर हम रोज आधे घंटे चलते हैं तो ये लगभग 10,000 स्टेप्स हो सकता है। अगर किसी के पास समय कम है तो दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हम 15 मिनट की दौड़ लगाएं। पार्क है तो वो आइडियल है, नहीं तो अपने घर में खड़े खड़े भी दौड़ सकते हैं, है ना। तो दौड़ने का वाला एक्सरसाइज करने से कम समय में हम ज्यादा फायदा ले सकते हैं। और हम अपने घर में भी, अगर आपका बैठने का काम है तो एक ही जगह पे आप आधे घंटे से ज्यादा, 40 मिनट से ज्यादा ना बैठे रहें। कुछ नहीं भी है तो भी उठिए और थोड़ा सा टहल कर आइए। हर जगह पे लिफ्ट का सहारा मत लीजिए। 2 मंजिल तक जाना हो, 3 मंजिल तक जाना हो तो सीढ़ियों से जाइए,
उतरने की बात हो, सीढ़ियों से उतरिए। उतरना मुश्किल नहीं होता है सीढ़ियों पे, अगर आप नोटिस करेंगे उतरने में तो चूंकि ग्रेविटी हमें सपोर्ट कर रही होती है, बहुत आसानी से उतर जाते हैं। तो लिफ्ट का प्रयोग हम थोड़ा कम करें, अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाएं। एनर्जी के साथ साथ थोड़ा हम माइंड के बारे में सोचें, जिस पर हमने थोड़ी सी बात कर ली है कि हमें खुश रहना चाहिए। जितना हम खुश रहेंगे उतना हम हार्ट अटैक से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। इस तरह से हमें उपचार करना है। थैंक यू सो मच सर, ये जो उपचार के तरीके आपने बताया और जो आपने बताया, जो पॉइंट्स बताए कि प्रेशर पॉइंट्स, मुझे लगता है कि ना हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं ऐसा बन जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो एलोपैथी से ही ठीक हो सकती है। तो जो आपने बताया कि एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी हम इन सब से ओवरकम कर सकते हैं, तो ये वाकई में काबिले तारीफ है। तो सर इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ आगे, आपसे जानना चाहूंगी कि आहार यानी कि अपनी डाइट पर ध्यान दे करके किस तरह से हार्ट डिसीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। जी, तो यहाँ पे ना मैं फिर से मेंशन करूंगा डॉक्टर डीन ऑर्निस का। अगर हार्ट पेशेंट है तो आप डॉक्टर डीन ऑर्निस की किताब को मंगाकर जरूर पढ़ें, रिवर्सिंग हार्ट डिजीज। ध्यान शाकाहार ना सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए है बल्कि रिवर्स करने के लिए भी है। तो डॉक्टर डीन ऑर्निस का रिकमेंडेशन है कि हमें अपने भोजन में ऑयल को कम कर देना है। अगर आप बंद कर सकते हैं तो तब तो सर्वश्रेष्ठ है। इनफैक्ट बहुत जगह पे अवेयरनेस आ रहा है ऑयल फ्री कुकिंग, बिना ऑयल के खाना हम कैसे बनाएं। जैसे सब्जी का मामला है तो ऐसे स्प्रेयर आ गए हैं कि आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि आपको कम क्वांटिटी खर्च करनी पड़े ऑयल की। ऑयल के जो कुकिंग फ्री जीरो ऑयल जो कुकिंग होती है उसमें ऐसा कहते हैं कि मसालों को भूनना है तो आप पानी में ही भुने। हाँ, आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपका पुराने का स्टाइल से बदलना पड़ेगा, लेकिन हार्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी बॉडी में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट हमारी बॉडी में प्रॉब्लम बनते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? वो तो एक आते हैं नॉनवेज फूड से, एनिमल फूड से, इंक्लूडिंग द मिल्क, और आते हैं प्रोसेस्ड डाइट से। जो भी आप ब्रेड है, जो भी चीजें प्लास्टिक में बंद होती हैं, जो भी चीजें फैक्ट्री में बनती हैं, इन सभी से हमको बचना चाहिए। शाकाहारी भोजन लें, ताजा भोजन लें, घर का बना भोजन लें, और टमाटर का प्रयोग अधिक अच्छा है। टमाटर हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है। और साथ ही साथ 5 मिनट्स हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। जब हम इन भोजन को लेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सर कुल मिलाकर के हमको शाकाहार की तरफ करना है अपना रुख और वीगन डाइट फॉलो करनी है। यस, ये कर सकते हैं तो इससे हम काफी सारी डिसीज से, हार्ट डिसीज से निजात पा सकते हैं। तो सर आने वाला है हार्ट डे, तो उसके लिए आपसे, जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपसे एक मैसेज चाहेंगे, तो बहुत ही कम शब्दों में एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए हार्ट डे के लिए, जिससे कि वो इस जो सिचुएशंस है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बाहर आ सके। करो योग, रहो निरोग। योग सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, योग में मुख्य बात है ध्यान। हाँ, थोड़ा हम आसन और प्राणायाम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलित होती है। करो योग, रहो निरोग। हार्ट डिजीज से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ध्यान योग को अपनाएं और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच सर, आपने जो जितनी सारी बातें बताई, और मुझे लगता है कि सारी इतनी ज़्यादा यूजफुल हैं कि अगर इनमें से अगर हमने 50% चीज़ों को भी अपना लिया तो हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका वक्त देने के लिए और इस हार्ट डिसीज के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक के लिए अगर आपका कोई सवाल है तो वो हमें भेजना ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें, अपनी उम्र लिखें, अपना नाम लिखें और आपकी जो भी समस्या है उसका जो वैज्ञानिक नाम है उसके साथ उस बीमारी में आपको क्या समस्या हो रही है ये जरूर मेंशन करें। तो इसी के साथ अब लेती हूँ आपसे आज्ञा। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।